नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं माइंड मोड स्टडी में, जहां मेहनत भी होगी और रिजल्ट भी निकलेगा 100%। तो तैयार हो जाओ आज की धमाकेदार क्लास के लिए। जो क्लास होने वाली है अपने, वो है उद्योग टॉपिक की। किस टॉपिक की दोस्तों? उद्योग की अपने एक क्लास होने वाली है। एक ही क्लास में पूरा का पूरा क्लास कर देंगे अपन। 25 से ऊपर हम प्रश्न लेके आया हूं मैं, PYQ वाले, जो 2020 से 2026 के बीच में आए हुए प्रश्न है, उनकी व्याख्या को लेके आया हूं। और क्लास अपनी है जो 12 नंबर की रहने वाली है। 11 नंबर तक अपने क्लास कर ली थी, 11 क्लासें अपलोड हो चुकी है दोस्तों। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हमने CET, LDC, पटवार, वीडियो, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को मद्देनजर रखते हुए इस क्लास का तैयार करके आपके बीच में देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे अभी नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके हमें सजेशन भी दें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे। और चलिए अपन चलते हैं बिना देरी किए, बिना फालतू की, बिना इधर उधर की बात किए, पहले ही क्लास पे तो अपने उद्योग के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे उद्योग के बारे में, तो वो अपन आगे बढ़ के देख लेते हैं। चलिए, हम इसकी भूमिका तैयार करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम का महत्व देखेंगे, उद्योग में पेट्रोलियम क्या महत्व रखता है। तटीय तेल क्षेत्र उद्योग में क्या महत्व रखते हैं। गैस क्षेत्र, जो अपने गैस निकलती है, जहां भी गैस के बने हुए हैं संयंत्र, वो क्या महत्व रखते हैं उद्योग में। उद्योग का विकास कैसे संभव है। और ऊर्जा है, जो सुरक्षाओं में योगदान, ऊर्जा है, ऊर्जा की सुरक्षा कैसे की जाए उसके जो उद्योग में, वो है अपन महत्व देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन अब थ्योरी बेस से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें अपन कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी साथ साथ में लेते रहेंगे, ताकि अपने को पता लगता रहे कि ये प्रमुख किस लिए है, क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। बिना देरी किए, बिना फालतू की इधर उधर की न बात करते हुए हम पढ़ते हैं। औद्योगिक क्लास शुरू करते हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। जो भी मैं आज क्लास लूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये 20, 25, 30 मिनट की क्लास आपके 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में सही करवा सकती हैं, अगर आप धैर्य से पूरा का पूरा सुने तो। पेट्रोलियम आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी भारत के अंदर पेट्रोलियम है वो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक तो प्रश्न आपका क्लियर हो गया, साथ साथ में याद भी करते चलना। हाँ, अगर नोट्स बनाना चाहें तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा मैटर लेके आ गया हूँ, इंपोर्टेंट जो पिछले कई सालों से एग्जामों में आ रहा है। वो पेट्रोलियम है जो आधुनिक उद्योग अर्थव्यवस्था को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गैस की किल्लत चली रही है, आप देख ही रहे हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है वो ऊर्जा के प्रमुख सोर्स है। क्या है? प्रमुख सोर्स है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन और व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी भारत जो है वो एक विकासशील देश है, जो कि विकसित नहीं है, विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। हम प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हमारे आका भी कह रहे हैं कि हम बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत में विकासशील देश के लिए ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता है, जो आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चले अपन। अभी भारत में पेट्रोलियम संसाधन 2 प्रकार के क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। यानी भारत के अंदर पेट्रोल कहां कहां मिलते हैं और उन मिलने के प्रकार क्या हैं। तो 2 प्रकार से हैं संसाधन पेट्रोलियम के मिलने वाले। एक तो है स्थल भाग, क्या है? वंस योर ऑयल फिलेट, ठीक है, वंस योर ऑयल फिलेट। और दूसरा है समुद्री या तटीय क्षेत्र, मतलब ऑफशोर। क्या है? ऑफशोर, यानी समुद्रीय अथवा तटीय क्षेत्र, या समुद्र के अंदर मिलेगा या समुद्र के किनारे तट पर मिलने वाला जो पेट्रोलियम संसाधन होगा वो दूसरे नंबर का। और एक नंबर अपन मान लेते हैं स्थल में। अगर जमीन में खुदाई करके कहीं पेट्रोल मिलता है, प्राकृतिक पेट्रोल है, गैस है वगैरह है, तो वो फिर 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 प्रकार के अपन यहां से निकाल सकते हैं भारत के अंदर। समुद्र में पाए जाने वाले तेल, गैस के भंडार तटीय क्षेत्र अथवा अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में समुद्र के भीतर विशेष तकनीकी और प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म वाला ध्यान रखना आप। अभी हाल ही एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि पेट्रोलियम, जो पेट्रोल निकालते हैं या पेट्रोलियम निकालते हैं, निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, यानी कहां से निकालते हैं? खान, बांध, एक और ऑप्शन था, एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, और कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। खान से निकालते हैं, खान से नहीं, खान से तो अपने खनन होता है भाई,
किसका खनन होता है? लोह अयस्क है, तांबा अयस्क है, उस टाइप के पदार्थों का खनन होता है। ये तकनीकी और प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, क्योंकि गैस के जो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है समुद्र के ऊपर, और समुद्र के अंदर प्लेटफॉर्म बन के उसमें ड्रिल से निकाला जाता है प्लेटफॉर्म। ये भी ध्यान रखना आपको, ड्रिल से भी निकाला जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और सहायता से तेल और गैस का उत्खनन किया जाता है। कहां से? समुद्री भंडारों से। चलिए, पेट्रोलियम संसाधन दो प्रकार के, कौन सा? वंशीय और ऑयल फील्ड, समुद्री और तटीय क्षेत्र, ये दो प्रकार आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे क्या थोड़ी इधर उधर की बात करने का मन कम ही होता है, मैं जो क्लास लेता हूं उसके ऊपर ही ध्यान रहता है, वही पढ़ाना चाहता हूं और वही पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। भारत में तटीय क्षेत्र तेल के विकास मुख्यतः, यानी भारत के अंदर जो तेल निकाला जाता है तट के अंदर कौन कौन से तटीय क्षेत्र हैं, वो तटीय क्षेत्र अपन देख लेते हैं। एक तो अरब सागर का देख लो अपन, दूसरा अपन बंगाल की खाड़ी में देखेंगे। अरब सागर में कौन कौन से है वो भी देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। इनमें मुंबई बेसिन क्षेत्र, यानी बेसिन क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र और कावेरी क्षेत्र, ये चार है जो प्रमुख क्षेत्र है तटीय तेल क्षेत्रों के लिए, जिसमें अपन वहां से तेल निकालते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? मुंबई बेसिन क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन। याद रखना है आपको, नोट कर लो, प्रश्न पूछे जाएंगे। आज वाला ऐसा ही वाला पेपर देख लो, अगर सिर न सकरा जाए तो बोलना। और मैंने अभी 10 क्लासें करवाई है, 11वीं या 12वीं क्लास अपने ये है, 100 क्लासें मेरी अपलोड होने दो, थ्योरी मुझे पढ़ाना शुरू करने दो, और पूरी पढ़ाते ही मैं दावा करने लग जाऊंगा कि मेरे पढ़ाई हुए में से दूंगा मैं, और आपको प्रूफ भी दूंगा, साक्ष्य भी दे दूंगा आपको। तटीय क्षेत्र तेल के विकास में, भारत में ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण, मतलब तटीय क्षेत्र है जो विकास में, जो अपने हिसाब से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है या महत्वपूर्ण योगदान दे भी रहा है। अब अपन देखेंगे ये चारों क्षेत्र है वो अलग अलग पढ़ लेंगे, मुंबई बेसिन क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे और फटाफट से इनको देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महत्व निम्न कारणों में अत्यधिक हैं, यानी कहाँ अत्यधिक है? एक तो है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में अत्यधिक है, औद्योगिक विकास में अत्यधिक है, परिवहन व्यवस्था में है, राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है, और सामरिक महत्व क्या रखता है। ऊर्जा में प्रमुख स्रोत क्या क्या है अपने, इसमें प्राकृतिक और पेट्रोलियम में जो प्राकृतिक और आधुनिक ऊर्जा प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है। बिजली उत्पादन, उद्योग, परिवहन और घरेलू उपयोग में इसका व्यापक उपयोग होता है। किसका? ऊर्जा का प्रमुख, ऊर्जा में ऊर्जा का भी बहुत प्रमुख योगदान रहता है, व्यापक योगदान रहता है। किस किस के आधार पे? बिजली में रहता है, उद्योग में रहता है, परिवहन में रहता है, घरेलू में रहता है, और औद्योगिक विकास में क्या किस किस में रहते हैं? तो पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, दवा उद्योग, जो पेट्रोलियम पर निर्भर रहते हैं। कौन कौन से पेट्रोलियम पर? पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, उर्वरक और दवा। ये जो है वो औद्योगिक विकास में पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर, पेट्रोलियम पर आत्मनिर्भर रहते हैं। फिर है परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था में रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन, यानी ये चारों मार्ग हैं जो है पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित हैं। फिर राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन में देश विदेशी मुद्रा की बचत होती है। जो पेट्रोलियम उत्पाद अपन निर्यात करते हैं उसमें विदेशी मुद्रा की बचत होती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। क्या होती है दोस्तों? आर्थिक विकास को गति मिलती है। सामरिक महत्व, यानी एक साथ जो महत्व है, मेन टॉपिक यही है, तो वो क्या है? ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश में सामरिक शक्ति को प्रभावित करती है, यानी ऊर्जा की जो सुरक्षा है वो अपने देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनवाती है। इसीलिए पेट्रोलियम संसाधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी सुरक्षा भारत सरकार को बहुत महत्वपूर्ण है करनी भी, क्योंकि यही अपने को सामरिक शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के भीतर पाए जाने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को तटीय या अपतटीय क्षेत्र, यानी अनसेफ्योर ऑयल फील्ड कहा जाता है। इन क्षेत्रों में तेल निकालने के लिए समुद्र में विशेष ऑफशोर ड्रिलिंग से निकाल के प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म से अपने ऑफशोर ड्रिलिंग करके तेल निकाला जाता है। इन प्लेटफॉर्मों में समुद्र तट में ड्रिलिंग करके तेल व गैस निकाली जाती है। मैंने पहले ही कहा था आपको, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर ड्रिलिंग करके उसमें से तेल और
प्राकृतिक गैस या गैस निकाली जाती है। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है तटीय क्षेत्र की वो देख लेते हैं। ये समुद्र के भीतर स्थित होते हैं यानी समुद्र के अंदर लगते हैं। उत्खनन के लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है यानी उत्खनन करने के लिए अपने पास आधुनिक मशीनें भी लगाई जाती हैं जिससे वो तेल या ड्रिलिंग करके तेल निकाला जाता है। उत्पादन लागत अधिक होती है लेकिन भंडार बहुत बड़े होते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो लगता है वो बहुत बड़ी जगह पे और बड़ी साइज में लगता है। इसमें लागत भी बहुत ज्यादा आती है, इसीलिए तेल और प्राकृतिक गैस महंगी है, जो गैस है वो महंगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तटीय क्षेत्रों की खोज यानी भारत में तटीय तेल क्षेत्रों की खोज मुख्य रूप से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC किसका ONGC क्या है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा की जाती है। अगर आपको स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया जाए कि तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज किसके द्वारा की जाती है तो आपको शॉर्ट में अगर नाम मिल जाए ONGC तो ये करना है। फुल फॉर्म में दे दिया जाए कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये कब शुरू हुआ तो 1960 के दशक में समुद्री क्षेत्रों में तेल की खोज शुरू हुई। तेल की खोज कब शुरू हुई 1960 के दशक में। 1977 में मुंबई हाई जो क्षेत्र है वहां पर भारत के ऊर्जा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कब की 1977 की। इसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी कई तेल के क्षेत्र या गैस के भंडार मिले हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब तेल की खोज कब शुरू हुई भारत में तो 1960 में। और बड़ी घटना यानी महत्वपूर्ण घटना यानी तेल निकला कब भारत के ऊर्जा के इतिहास में तो मुंबई हाई के अंदर 1976 में निकला। चले आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख तटीय क्षेत्र निम्न में से हैं यानी भारत के अंदर जो समुद्र तटीय क्षेत्र है या जहां पर गैस या तेल निकाला जाता है तो वह जगह कही गई है। तो एक तो मुंबई हाई है, बॉम्बे हाई बेसिन या बसई क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, कृष्णा गोदावरी और कावेरी ये बेसिन, ठीक है, कावेरी बेसिन, ठीक है, कावेरी में भी निकाला जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल निकाला जाता है, बेसिन या बसई क्षेत्र में भी निकाला जाता है या मुंबई हाई के अंदर भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है ऑयल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है ऑयल। ONGC की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों फटाफट से। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कब शुरू हुआ 1960 के दशक में। कब निकला तेल शुरुआत में 1960 में खोज की गई और निकला कब गया था 1976 के अंदर। आपको याद रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों के अंदर। समुद्र में तेल निकालने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, हमारे आकाओं को भी पता है कि तेल निकालना बहुत कठिन है। और वो जो सबसे बड़ा डाकू बन के बैठा है उनको भी पता है बिने भी ध्यान है कि तेल बहुत जो निकालना हो। वेनेजुएला में प्रधान राष्ट्रपति ने कब्जे कर वो करियो, वो घटना है, अंतरराष्ट्रीय घटना है, तो इस क्लास में अपने को जिक्र नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्य शरण है वो कैसे कैसे हैं, जटिल है निकालना। और मुख्य शरण क्या है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है, भूकंपीय सर्वेक्षण होता है, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाती है, समुद्र तल में ड्रिलिंग की जाती है, अपन ड्रिलिंग कराओ बोरिंग कराओ उसी को बोलते हैं ड्रिलिंग, तेल और गैस का उत्पादन देखा जाता है। क्या हुआ चलने बंद होगी क्लास। क्या हो गया दोस्तों, आप ही शुरू करते हैं। तेल और गैस का उत्पादन हो जाता है, पाइपलाइन द्वारा तट तक परिवहन किया जाता है। यानी जैसे कि ये समुद्र है और ये तटीय क्षेत्र है अपने भारत का, ठीक है, और यहाँ पर तेल की अपन मशीन की स्थापना करते हैं यानी प्लेटफॉर्म बनाते हैं और यहाँ पे अपने मशीनें लगती है तेल निकालने वाली, ठीक है, और यहाँ तक अंदर तक अपन ड्रिलिंग करते हैं। और यहाँ पर अगर तेल का भंडार मिलेगा तो इसको हम पाइपलाइन के जरिए बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना यानी तटीय क्षेत्र तक पहुंचाना, ये एक तेल परिवहन कहलाता है। क्या होता है दोस्तों, तेल परिवहन कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, हाई मशीनें होती है और ये तैयार किया जाता है जो पहले समुद्र के ऊपर वो होता है प्लेटफॉर्म। क्या होता है प्लेटफॉर्म, क्या होता है दोस्तों प्लेटफॉर्म, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। तटीय तेल क्षेत्रों में कई लाभ हैं, यानी लाभ क्या है वो अपन देख लेते हैं। ऊर्जा ऊर्जा है जो उसके उत्पादन में वृद्धि होगी, देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता मिलती है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है। अपने खुद के यहाँ से अगर तेल निकल जाएगा और निकलना शुरू हो जाता है फुल फ्लैश में, तो फिर अपने को बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, और खरीदना नहीं पड़ेगा तो फिर विदेशी मुद्राओं को अपन क्या करेंगे, अपने कहाँ जरूरत है उसकी। तेल आयात में निर्भरता कम होती है। औद्योगिक विकास क्या होंगे, तो वो होंगे पेट्रोकेमिकल उद्योग में कच्चा माल मिलता है, यानी पेट्रोकेमिकल उद्योग है उसमें कच्चा माल मिलना प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो हम क्या है बाहर से निर्यात करते हैं। रोजगार के अवसर खुलेंगे, तेल उद्योग में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, यानी मेरे और तेरे आपके जैसे को लेते हैं अंदर, वहां पे काम करवाएंगे अपने से। चलो अपने को तो काम करना नहीं है, जो मिला है वो खूब है। आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं भी होती है। हानि, यानी समस्या का मतलब सीधा सटा हानि है, नुकसान भी होता है, और लाभ भी तो अपने देख लिया, वो 4-5 टॉपिक अपने देख लिए थे। तो हानि क्या क्या होती है वो अपन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए नए हैं ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा कितना हौसला बुलंद करता है वो मैं जानता हूँ दोस्त, मैं जानता हूँ। ऊंची लागत लगती है इनमें, पैसे बहुत महंगे लगते हैं, बहुत महंगा उत्खनन होता है इनका, तकनीकी जटिलता होती है, कई मशीना और विशेषज्ञों की टीमें लगती हैं, उनका भी खर्चा लगता है। पर्यावरण खतरे रहते हैं, पर्यावरण खतरे क्या, तेज रिसाव हो जाता है, समुद्र पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, यानी तेल कहीं पाइपलाइन जो परिवहन कर रहे हैं उस समय अगर पाइपलाइन में कुछ मिस्टेक हो गया तो वो तेल रिसाव हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे उसमें समुद्र की लहर प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा सकती है, कई बार पानी का तूफान आ जाता है तो फिर उसको पानी के अंदर घेर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में तेल उद्योग के विकास में कई संस्थाएं जो योगदान अपना दे रही हैं, वो है अपने ये वाली, कौन कौन सी है, ONGC जो पहले ही अपन बोल रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एक और कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल कंपनी है। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो अपने वो बड़े बाबू की है, और एक कैन एनर्जी है जो अपने बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर के अंदर भी स्थापित की हुई है, इस कंपनी की फर्म लगी हुई है। कौन सी, कैन एनर्जी। इसमें इस कैन एनर्जी का मैंने नाम पहले पढ़ा तब तो समझ रहा था भाई ठीक है वो होती होगी बाड़मेर में, परंतु इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए ना उस समय इसकी बहुत चर्चा रही थी, क्योंकि कई ऐसे वो जो जन नेता थे वो कह रहे थे कि हम हजारों युवाओं को इसमें सेट कर देंगे, लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैंने तो अभी तक एक भी जाते हुए देखा नहीं है इसमें लगाते हुए को। चलो इसका नाम आपको याद रखना है, कैन एनर्जी, और राजस्थान के अंदर बाड़मेर में स्थापित है। कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर स्थापित है। इन कंपनियों ने भारत में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी अपनी धंधा खोला है, सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय तेल क्षेत्रों में भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाता है। इनमें से प्रमुख तेल और गैस है जो बिजली उत्पादन करता प्राप्त तेल होता है। इन क्षेत्रों में प्राप्त तेल और गैस बिजली उत्पादन, परिवहन और उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में समुद्री क्षेत्रों में अभी भी बड़े पैमाने में तेल और गैस की संभावनाएं हैं, यानी सिर्फ संभावनाएं हैं दोस्तों, सिर्फ संभावनाएं हैं। समुद्र के अंदर वो प्लेटफॉर्म अपने लगे हुए हैं, उसमें से अगर वो अच्छे से सर्वेक्षण करके, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करके या फिर समुद्री सर्वेक्षण करके अगर निकालना चाहे तो अगर अच्छा निकल जाए ना तो फिर भारत की दशा और दिशा सुधर सकती है दोस्तों। संभावनाएं जताई जा रही है तो फिर करेंगे खोज, और नहीं ये नहीं करेंगे अपन करेंगे जाके कभी वहां पे। सरकार नई तकनीकी और विदेशी निवेश के माध्यम से इन संसाधनों का विकास कर रही है, यानी उसमें वो तकनीकी है जो विदेशी तकनीकी लेके करना पड़ रहा है। कहा अपने पास इतनी अच्छी तकनीकी अभी तक हाल फिलहाल में नहीं है दोस्तों, इसलिए विदेशों से लेके वो करना पड़ता है। भविष्य में भारत के तटीय क्षेत्र में तेल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण निभा सकते हैं, ये तो निभा ही सकते हैं। चलिए इसको छोड़ो, आगे बढ़े। कहाँ कहाँ निकलते हैं इसमें अपन देख लिया, 4 देख के आए, वापिस पढ़ लेते हैं। भारत के तटीय तेल क्षेत्र देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं मुंबई हाई बसीन, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन जैसे भारतीय तटों पर अपतटीय तेल गैस उत्पादन केंद्र हैं। अपतटीय तेल और गैस उत्पादन केंद्र हैं। इन क्षेत्रों के विकास में भारत में ऊर्जा उत्पादन आत्मनिर्भर बनाने की सहायक मिली। हम तो आत्मनिर्भर ही हैं, छोड़ो इन बात को। औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलता ही होगा, क्योंकि अगर छोड़ो इन चीजों को, अपन एक बार नजर से निकाल लो ताकि अपने को ध्यान रहे।
भविष्य में नई तकनीकी और अनुसंधान के माध्यम से समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज की संभावना है। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, छोड़ो इसको। इस प्रकार तटीय तेल क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, अगर अपने यहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाए तो फिर किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि गौड़ गुलामी नहीं करनी पड़े, सीधी बात है। अब अपन प्रश्न उत्तर देखेंगे, PYQ जो पहले प्रश्न आ चुके हैं वो देखेंगे। थ्योरी अपन ने देख ली, पेट्रोलियम क्या होता है वो देख लिया, कहाँ कहाँ से निकलता है, तटीय क्षेत्र से निकलता है। अपन ने 2-4 कंपनियां देख ली, कौन कौन सी तेल अपने वहां से निकालते हैं, और अपन ने वो भी समझ लिया कि तेल कैसे निकाला जाता है और बाहर कैसे तक आया, परिवहन भी कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 1, भारत का सबसे बड़ा तटीय तेल क्षेत्र कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा तेल तटीय क्षेत्र कौन सा है? कावेरी बेसिन, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन या बेसिन? बताइए फटाफट से, आप आंसर दीजिए इसका कमेंट करके। आप फटाफट से दो भाई, फटाफट से दो। भारत का सबसे बड़ा तेल तटीय क्षेत्र, फटाफट बताओ। क्या हो गया यार, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करोगे तो कब कब होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, मुंबई हाई के अंदर सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है। और उसका फोटो आपको देखना चाहते हो तो मैं फोटो भी बता देता हूँ प्लेटफॉर्म का। ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये तेल के अंदर ड्रिलिंग करता है, समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करता है, और ये प्लेटफॉर्म निकला हुआ है। और यहाँ से फिर अपने यहाँ से परिवहन किया जाता है बाहर तटीय इलाकों में। कहाँ पर दोस्तों? तटीय इलाकों में परिवहन किया जाता है। और ये क्या है, ये उनके लिए एक्स्ट्रा जहाज है, यानी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह कुछ आ रही है तो व्यक्ति वहां से यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपके काम आएगा। आगे स्क्रीनशॉट अगर अब आप ले रहे हो तो आपके काम आएगा। देख लीजिए ये पे, ये देखो मुंबई आई, ये रहा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्या करता है? तेल निकालता है। भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र जो तेल निकालने में माहिर है। चलिए अगले प्रश्न पर, मुंबई आई की खोज किस वर्ष हुई है? फटाफट से बताइए। इसका आंसर अपन पढ़ के आए हैं पीछे, अगर आप व्यवस्थित रूप से पढ़ के आए हैं तो फिर आपको प्रश्न करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मुंबई आई की खोज 1960 में ही करी थी शुरू ही, तो खोज ही करी है, खोज का ही पूछ रहा है ये। निकाला कब था? 1974 में। निकालना कब शुरू किया था? 1974 में। आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। बढ़िया, आगे। भारत में समुद्री तेल क्षेत्रों की खोज मुख्यतः किस संस्थान ने की? तो फिर तेल की खोज किस संस्थान, कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ये खोज करनी शुरू की? इसने करी, किसने? ONGC। किसने करी दोस्तों? ONGC। किस, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताइए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, किसने करी? ONGC ने, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इसकी खोज करी, संस्था का नाम है। और खोज कब करी वो अगर आपको पूछ लिया जाए तो 1960 में करी। कब करी दोस्तों? 1960 में खोज करी। और सर्वप्रथम तेल निकाला कब गया था? 1974 में निकाला गया था। कहां पर निकाला गया था? मुंबई आई। कहां पर निकाला गया? मुंबई आई। और वर्तमान में मुंबई आई कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। चलिए अगले प्रश्न पर, इतनी थ्योरी बहुत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। बसिन या बचई क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या लौह अयस्क? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। इसका क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक गैस इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन किस राज्य के तट पर स्थित है? तो फिर है आंध्र प्रदेश में। फटाफट से आंसर उत्तर कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन ने थ्योरी पढ़ के आए हैं तो उसमें सारे के सारे मैटर अपन समझ के आए हैं। पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके आप आराम से देखना, ताकि आपको पता लगेगा कि हम शुरू से आज 12वीं क्लास तक धीरे धीरे कैसे मेहनत करते करते हुए सुधार किया है क्लासों में, और इससे आगे और बेहतरीन देखने को मिलेगी आपको। फुल थ्योरी में दे दूंगा मैं, मुझे प्रश्न उत्तर कराने की जरूरत भी नहीं रहेगी, परंतु शुरू में मेरी मजबूरी है, क्या करूं बताओ। कावेरी बेसिन किस राज्य के तट पर स्थित है? यानी अपन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन तो देख लिया, आंध्र प्रदेश में है। तो फिर कावेरी बेसिन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु,
कर्नाटक, केरल या गुजरात? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। भारत के तटीय तेल क्षेत्रों में तेल निकालने के लिए क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, सुरंग बनाई जाती है या खान बनाई जाती है? क्या बनाया जाता है दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बांध किसके लिए होता है? पानी के लिए। किसके लिए होता है? पानी के लिए बांध बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। सुरंग किसके लिए होता है? रेल मार्ग के लिए सुरंग बनाई जाती है या परिवहन के लिए भी कह सकते हैं आप। किसके लिए दोस्तों? परिवहन के लिए भी है। और खान में खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है? किसका खनन किया जाता है? औद्योगिक के लिए। किसके लिए? उद्योगों के लिए खनन किया जाता है। किसका किया जाता है? पत्थरों का। किसका? पत्थरों का, लोह का और किसका? तांबा का। जैसे विभिन्न प्रकार के जो अपने खनन किया जाता है, पत्थर है, लोह है, तांबा है, चांदी है, सोना है, उन सब की खुदाई की जाती है खान की। तो इसका सही आंसर होगा अपने प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उसका नाम कुछ दूसरा है। जब भी अपने को वो टॉपिक आगे परिवहन वाला आएगा ना, उस समय मैं बताऊंगा प्लेटफॉर्म का महत्व क्या होता है। आज तो आप देखिए प्लेटफॉर्म तटीय क्षेत्र के तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर जो अपना एक स्थल बनाया जाता है उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में अपतटीय तेल उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सॉरी, भारत का तेल उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ये तेल के टैंक है जो समुद्र के तट पर बने हुए हैं, जो वहां से परिवहन करके इसमें लाया जाता है। ये परिवहन केंद्र कौन सा, अपने सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई आई या असम? कौन सा इसमें से सही आंसर दीजिए फटाफट। तो सबसे बड़ा जो है वो है मुंबई आई। कब शुरू हुआ तेल खोज, कब हुई? 1960 में। सर्वप्रथम निकाला कब गया? 1974 में। किसकी कंपनी के द्वारा खोज की गई? ONGC के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसका फुल नेम है। ठीक है दोस्तों, ये इस संस्था के द्वारा इसकी खोज की गई और यही संस्था मुंबई हाई के अंदर तेल निकालती है। और कौन सी कंपनियां हैं? केन एनर्जी है, रिलायंस वो भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑयल है, मतलब ऑयल इंडियन कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 पे पहुंच चुके हैं। भारत के तटीय क्षेत्र में तेल प्रमुख कहां पर स्थित है? भारत के तटीय क्षेत्र मुख्यतः कहां पर स्थित है? हिमालय क्षेत्र में? नहीं। मरुस्थल में? नहीं, कुछ नहीं है, रेत है सिर्फ हमारे यहाँ। तो समुद्र के भीतर, यहाँ पठारों के अंदर तेल नहीं है, पत्थर निकलते हैं। ये समुद्र के अंदर तेल निकाला जाता है, समुद्री के भीतर। इसमें थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा तटीय तेल क्षेत्र मुंबई आई, पीछे पट के आए हैं। खोज मतलब अपने खनन हुआ था यहाँ। खोज आप कर देना, खोज करना 1960 में, और खनन कब शुरू हुआ तो आप कर देना 1974 में। स्थान कहाँ है? अरब सागर के अंदर। प्रमुख तटीय क्षेत्र है कौन कौन से हैं? मुंबई हाई बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन के अंदर प्रमुख केंद्र हैं, खुदाई के केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछले SI एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कृषि कार्य, वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया, व्यापार या परिवहन। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइए। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। उद्योग किसे कहते हैं? एक वन लाइन में अगर आप कहना चाहेंगे तो उद्योग को क्या कहते हैं? वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया। सही बात है। चलिए अगले प्रश्न पर। उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर दीजिए इसका फटाफट से। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? कितने भागों में बांटा गया है उद्योगों को कच्चे माल के रूप में? कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग? ये कौन सा उद्योग, इनमें से कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? तो कपड़े का जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित है, यानी रेशे का या कपास के। अगर मुख्यतः रूप से कृषि में भी आपको अगर पूछ ले जाए तो कपास या रेशे के ऊपर
निर्भर है। भारत का पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? मतलब सूती कपड़े री फैक्ट्री है पहले खई जगह लगी आधुनिक भारत में? बताइए फटाफट इनका आंसर, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में या कानपुर में? मुंबई में। अब थोड़ी अपन मेरी इच्छा ये हो रही है कि अपन इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कपड़े की। ये इनमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पर और किसको मैनचेस्टर कहा जाता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न कर लेते हैं फिर कर लें। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ था? कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग, जूट उद्योग या संगमरमर उद्योग? संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का संगमरमर प्रसिद्ध है। राजस्थान में अगर आपको विशेष रूप से पूछ लिया जाए तो राजसमंद का कहाँ का? राजसमंद का प्रसिद्ध है संगमरमर। जूट उद्योग, लोहा उद्योग या कपड़ा उद्योग? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए इसका सही आंसर होगा कपड़ा उद्योग। भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कंपनियां अगर किसी की लगी है तो उस सूती कपड़े की लगी है, अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई है। आगे हाँ उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन सूती वस्त्र के। भारत में कृषि के बाद कपड़ा दूसरा सबसे प्राचीन उद्योग है, यानी कृषि सबसे पहला उद्योग, दूसरा उद्योग अपने सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन उद्योग है किसका? कपड़े का। यह देश का सबसे बड़ा संगठित व व्यापक उद्योग है। क्या है? संगठित व व्यापक उद्योग है। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता यानी फोर्ट ग्लास्टर किले के पास कोलकाता में लगाया गया, जो असफल रहा। विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है यह असफल रहा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम सफल कारखाना कौन सा है तो 1956 में मुंबई में लगाया गया। और किसके द्वारा लगाया गया? तो क्वास जी डागर, ये जी है, ठीक है दोस्तों, ये जी है, डी नहीं है, क्वास जी डागर है। कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका, यहाँ पे जी लगाना है आपको। क्वास जी डागर के द्वारा शुरू किया गया था प्रथम सफल कारखाना। कब लगाया गया था? 1956 में। और कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में लगाया गया था। हम पढ़ेंगे, आपको आराम से बताऊंगा मैं, सूती कपड़े के बारे में पूरा का पूरा बता दूंगा। आप इस प्रश्न को पहले कर लीजिए। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हम अभी पढ़ के आए हैं, कहाँ पर स्थित है? अच्छा हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य क्या पूछ रहा है? राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो राज्य आपको बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए इसका, किसका देना है? क्वेश्चन संख्या 16। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। याद रखना है आपको, 100% एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। इनमें से 2 से 3 प्रश्न आपको हर एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे, और एक ही क्लास में पूरा टॉपिक मैंने खास किया है आपके लिए। तो क्यों किया है वो आप समझ जाओ। सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई को सूती वस्त्र की जगह राजधानी है, उद्योग रीबा है मुंबई। मुंबई कहाँ पड़े? भारत में कौन पड़े? मुंबई। मुंबई में कहीं है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी है। गुजरात के अहमदाबाद इसका प्रमुख केंद्र भी है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि वहां पर सूती वस्त्र उद्योगों का मैनचेस्टर है। इसे पूर्व में बोस्टन भी कहा जाता है। पूर्व का यहाँ क्या लिखना है? पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। सूती वस्त्र के मिलों को सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में। सर्वाधिक मिलें कहां पर है? तो तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि वो तटीय इलाका भी है। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना है कोयम्बटूर कहां पर है दोस्तों। और एक बात और नोट कर लो आप, जो मुंबई सूती वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र है, भारत में मुंबई को सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी कहा जाता है। तो ये जो राजधानी कहा जाता है ना, इसको एक और है कैटनोपोलिस ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है? कैटनोपोलिस ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैटनोपोलिस ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। किसको? इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। पूछ लिया जाए प्रश्न अगर आपके पास में आ गया, कैटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मुंबई को किसके लिए कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के लिए कहा जाता है। याद रखना है आपको, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है।
सूती वस्त्रों की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मिलों की, वो कहाँ है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी किसका? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान के अलवर को भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ये प्रश्न मैंने ऐड किया है राजस्थान वालों के लिए। राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसको भी सूती वस्त्रों का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान के लिए, किसके लिए दोस्तों? राजस्थान के लिए कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया होगा आपको, नो डाउट आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप नोट्स बना लीजिए इसका फटाफट से, और फिर याद हो जाएगा। वापस दोबारा पढ़ने से, रिवीजन करोगे बार बार, आपको याद हो जाएगा। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कौन सा नगर कहा जाता है? तो इसका अपन पीछे पढ़ के भी आए हैं। और प्रश्न संख्या 17 कोयम्बटूर। क्या है दोस्तों? कोयम्बटूर, क्योंकि पीछे पढ़ के आए हैं तो शहरों के ऑप्शनों के नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में इस्पात कारखाने में कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? ये जो है वो कारखाने स्वतंत्रता के पश्चात में, इनमें से कौन सा समूह है जो स्वतंत्रता के पश्चात में इस्पात कारखाना लगाए गए थे? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई अलवर वाला, भिलाई दुर्गापुर भद्रावती, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, कुल्टी बरनपुर विशाखापट्टनम और सेलम। इसका सही आंसर, इसका ग्रुप कौन सा है जो स्वतंत्रता के पश्चात ये कारखाने स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। चलिए इसके बारे में थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। लौह इस्पात के 3 नए कारखाने लगाए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़, रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से भिलाई यानी छत्तीसगढ़ के अंदर लगाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। राउरकेला उड़ीसा है, वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। तो ये तीनों अपने जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर लौह इस्पात के जो कारखाने लगाए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड, किसमें? बोकारो क्षेत्र पड़ता है झारखंड में, लौह इस्पात कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके उत्पादन 1974 में शुरू हुआ और किसके सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? ये विशाखापट्टनम जो तटीय क्षेत्र है वो है किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के बारे में, लौह इस्पात के, ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लौह इस्पात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 पे। किस उद्योग को मौसमी उद्योग भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौसमी उद्योग कहा जाता है। ग्रेनाइट, चीनी, डेयरी या आभूषण। आभूषण समझ गए, डेयरी समझ गए, चीनी समझ गए, ग्रेनाइट समझ गए। मौसमी उद्योग किसे कहा जाता है? तो चीनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीनी को। चलिए अब अपन 2-4 ऐसी फुल फॉर्म है इस उद्योगों के बारे में वो देख लेते हैं, शॉर्ट्स नेम है जो देख लेते हैं। TISCO यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनका फुल फॉर्म नेम है। IISCO इसका फुल फॉर्म नाम क्या है? इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी। SAIL का पूरा सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एल का क्या है? SAL का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी। ONGC का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये भी जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको अलग से किसी सॉफ्ट कॉर्नर में लिख के आपको याद करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी एंड अपने क्लास का आज का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबी हो चुकी है आज की क्लास। माइंड मोड स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। ये आप अगर इस माइंड मोड स्टडी से जुड़े हैं तो सफलता के लिए प्रमाणिक रणनीतियां आपके लिए बनाई जाएगी और विशेषज्ञ जो परामर्श है वो आपको दिए जाएंगे। समग्र व्यक्तिगत विकास भी आपका होगा और प्रमाणिक ट्रैक रिकॉर्ड भी हम दर्ज करेंगे। ये मैं जो है वो सफेद पट्टी इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट अभी बन के तैयार हो चुकी है, परंतु अभी तक मैंने पब्लिश नहीं करी है, इसलिए मैं इसके ऊपर व्हाइट पट्टी लगा रहा हूँ। कल वाली क्लासों में भी लगाई थी, आज मैं भी लगा रहा हूँ।
2 से 4 और लगाऊंगा, फिर पब्लिश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बनाई है तो फिर आपको ही देंगे। तो लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरा नहीं आपका है, मेरा नहीं आपका है, हमारा है, हम सबका है। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।